हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और हम लोग जो है सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके थे। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन सी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो आप सब लोग देखिए, इस जो भी नए लोग आ रहे हैं चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लें। और इसमें आपको ये पहले ही बता दिया जा चुका है कि भाई कंटेंट तो अच्छा मिल ही रहा है, साथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब लोग जुड़ें और पूरी आपकी अच्छे से तैयारी भी कराई जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जितना एनसीईआरटी में या इसमें जो भी पूछा जाता है वो भी सब कराया जाएगा। तो फुल आप मान के चलिए 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 80 का आपको तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, मिलेगा। तो हमारे साथ रह कर के भाई तैयारी करें और देखते हैं कितना मज़ा आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देखिए इसका सल्यूशन। तो प्रूफ करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो LHS है इसे RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। और पूरा वीडियो को देखें भाई, तभी समझ में आए, क्योंकि मैथ में आप लोग पेन और पेपर भी लेके बैठा करें। ऐसा नहीं है कि मैथ में सिर्फ आप देख रहे हैं, देखने से मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्रूफ करना है। तो इसके LHS को हम लोग लिख लेते हैं, LHS। तो LHS में हमारे पास देखिए है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसमें देखिए ये तो एज इट इज़ लिख देते हैं। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन साइन अपान कॉस ही कॉस अपान साइन। यहाँ जो लिखा है एज इट इज़ यही लिख दीजिए। अब इसको देखिए, इसको ये प्लस कैसे होगा, दोनों का डिनोमिनेटर इसका प्रोडक्ट होगा, इनका एलसीएम मतलब इनका मल्टीप्लाई। नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर इसका इससे प्रोडक्ट होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस कॉस थीटा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो लिखा है एज इट इज़ यही लिख देंगे हम, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये 1 हो जाता है। और अपान में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो करके यही बन जाएगा क्या, इटसेल्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख देते हैं, और अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। कैसे सेपरेट कर देंगे, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है तो एक बार हम लिख देते हैं साइन थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और फिर इसको इसे लिख देते हैं, ये कॉस थीटा और अपान में यही साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ऐसे लिखा होता है तो इसको ऐसे ऐड करके लिख सकते हैं, तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। अब देखिए ये तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 1 अपान कॉस थीटा आया, प्लस यहाँ पर क्या है 1 बचा और अपान में साइन थीटा। और ये 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, ठीक है। और ये 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। यही प्रूफ करना था, देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो LHS लेके चले और RHS हमने दिखा दिया। तो आसान सा ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए समझ में आया नहीं, क्या किया हमने, कुछ नहीं भाई, इसमें साइन टेन थीटा को लिख दिया, कॉट को लिख दिया, इसको ऐड कर लिया तो ये डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये 1 हो जाता है। अपॉन में तो ये है, ये तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई 1 से यही हो गया। इसे सेपरेट कर लिया तो ये 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन क्या बन गया, सेक प्लस कोसेक बन गया। तो अब हम लोग जो है नंबर कंप्लीट कर लिया था ये 26। अब 27 में देखिए, नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाई 12, एक नेचुरल नंबर है जब इसमें 12 इंक्रीज कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। तो देखिए भाई,
तो सबसे पहले तो हम वो नेचुरल नंबर सपोज कर लेते हैं, लेट द नेचुरल नंबर क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, इस नेचुरल नंबर को क्या ले लेते हैं, x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, जब इसको हम अगर 12 इंक्रीज करा दें, बढ़ा दिया बाई 12, इंक्रीज्ड बाई व्हेन इंक्रीज्ड बाई 12, तो 12 इंक्रीज करा दिया, तो इक्वल किसके इक्वल हो जाता है, 160 टाइम्स किसका, इट्स रेसिप्रोकल। तो बताइए x अगर नेचुरल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x रेसिप्रोकल होगा। तो ये 160 टाइम्स 1/x। अब ये 160 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 160 और अपॉन x। इसमें अब ये देखिए x प्लस 12 है इज इक्वल टू में 160 अपॉन x, तो ये x तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 160, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसे आप फैक्टराइज कर लें या फिर आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। तो यहाँ देखते हैं, फैक्टर करते हैं, 160 प्रोडक्ट होना चाहिए, माइनस लगा है तो डिफरेंस होना चाहिए कितना, 12। तो देखो भाई बताओ क्या क्या, 160 प्रोडक्ट हो, डिफरेंस हो 12, तो 20 और 8 का प्रोडक्ट कितना होता है, 160, और 20 माइनस 8 कितना होता है, 12। तो ये स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से, इस 12 को हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x, देखिए ये प्लस 20 और x हो गया, प्लस माइनस माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इन दो में और इन दो में x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, क्या आया मेरे पास, x प्लस 20 आया। यहाँ पर माइनस का कितना, 8 कॉमन है, क्या बचा भाई, यहाँ पर देखिए x बचेगा और माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 20 और इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में x प्लस 20 फैक्टर कॉमन आ गया है, तो x प्लस 20 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा x और माइनस यहाँ पर 8। अब क्या करना है भाई, एक बार इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, एक बार इसे 0, तो आइदर दिस 0 और दिस 0। तो x प्लस 20 को जब 0 रखेंगे या फिर x माइनस 8 को, तो इसे जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 20। बताओ भाई क्या नेचुरल नंबर जो है वो नेगेटिव में हो सकता है, बताइए। नेचुरल नंबर की तो डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर कोई नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, रिजेक्टेड या नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 8। वो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर क्या है, 8। इसमें आप देख लीजिए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 8 प्लस 12 20 होता है, और यहाँ पर देखिए 8 रखेंगे तो 160 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो जो कंडीशन दी थी उसे ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब आंसर भी हमने चेक कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है 27 का ए पार्ट। अब और में यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं भाई। इसमें जो आर दिया गया है, देखो भाई और में दिया गया है 27 का ही चॉइस में है ये बी पार्ट। तो बी पार्ट में है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट, तो एक रूट दूसरे का थ्राइस है तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि इसका एक रूट जो है वो दूसरे का थ्राइस है, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, तो लेट ये जो रूट्स हैं, लेट वन रूट हमने सपोज कर लिया अल्फ़ा है, ठीक है। तो अदर रूट भाई बताओ क्या होगा, अदर रूट इसका थ्राइस 3 अल्फ़ा होगा, क्या कहा है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज थ्राइस द अदर रूट। तो एक अगर हमने अल्फ़ा लिया है तो अगला
3 अल्फा, इसका 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, इसमें सम ऑफ द रूट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सम ऑफ रूट्स, जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अगर एक अल्फा लिया, ये बीटा, तो बीटा 3 अल्फा हो गया। तो सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रूट्स, इनका सम कर लेते हैं। एक अल्फ़ा है, एक 3 अल्फ़ा है। ये बी और ए क्या है भाई? बी और क्या है? इसकी कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक से। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस के की जब कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर यहाँ 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी की जगह पर यहाँ पर कितना है? 12 है, और सी की जगह पर यहाँ पर कितना है? माइनस के है। ओके, क्वाड्रेटिक से इसकी कंपेयर करेंगे। सम ऑफ द रूट्स में देखिए माइनस और बी की जगह कितना? 12 अपॉन ए की जगह 1, तो ये तो कितना हो गया? 4 अल्फ़ा माइनस 12 है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना? 4 डिवाइड में आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -3। तो इस तरीके से हमारे पास जो रूट्स हो गए, एक तो -3 हो गया, तो दूसरा बताइए क्या हो गया? दूसरा हो गया 3 का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, मतलब माइनस का 9, ठीक है। तो अब हम प्रोडक्ट रिलेशन दूसरा लगाते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट यहाँ रूट्स का कितना? एक अल्फ़ा है और एक है 3 अल्फ़ा, और सी की जगह यहाँ कितना? माइनस के, और ए के प्लेस पर तो 1 है, तो ये हुआ 3 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। अल्फ़ा की वैल्यू रख दो भाई, कितनी है अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास? -3, इसका स्क्वायर, तो ये तो हो गया 3 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस के, मतलब माइनस के की वैल्यू अगर 27 है तो बताइए के कितना हो जाएगा? -27, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्या था? कुछ नहीं, इसमें हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा देना है और के की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है? 28। तो 28 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 3, और दूसरा पॉइंट है वी हुज कोऑर्डिनेट्स आर -2, -5, और ये डिवाइड हो रहा किससे? एक्स एक्सिस से। अभी पीछे हम लोग सेक्शन बी में क्वेश्चन कर चुके हैं एक, देखिए आपको दिखाते हैं कौन सा वाला। ये वाला क्वेश्चन सेक्शन बी में कर चुके हैं, ऐसा ही था। ये 21, इसमें क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो ये वाई एक्सिस से था, और वहाँ पर तभी मैंने आपको समझाया था कि वाई एक्सिस भी हो सकता है और एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो एक्स एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहा तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट हम लोग किस टाइप के लेते हैं? एक्स कामा 0 टाइप के, बस और कुछ नहीं। बाकी जैसे आपको वो सोल्यूशन उसका बताया है ऐसे ही हम इसको लगा देंगे। तो देखिए इसको कोशिश करते हैं भाई। 28, पहले तो ये भी बताते जाइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करें, वरना फिर ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये छूट गए आपके तो आपका लॉस हो जाएगा भाई। तो देखिए ए और बी ये दो पॉइंट हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए, इसके कोऑर्डिनेट 6, 3, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, इसके कोऑर्डिनेट है -2, -5, और ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा, तो वो एक्स एक्सिस का पॉइंट पी हमने ले लिया है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो, तो रेशियो सपोज कर लेते हैं k/1। तो यहाँ लिखते हैं लेट p, ठीक है, p के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, लेट p x, 0 विद पॉइंट, ये पॉइंट है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k/1। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है हमारे पास, लेट रिक्वायर्ड रेशियो इज k/1 सपोज कर लिया भाई।
क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ओके। और हमारे पास क्या आ जाएगा, के। तो कौन सा हम कोऑर्डिनेट रखें, एक्स कोऑर्डिनेट रखें। एक्स रखने से देखिए, एक्स रखने से यहाँ हमें नहीं मिलने वाला है रेशियो, हम एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। वाई इज इक्वल टू वही फार्मूला, क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कौन सा फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। y की जगह यहाँ 0 है, m1 की जगह k काम करेगा, k है, और y2 की जगह इधर ये -5 प्लस m2 की जगह 1 है, और इधर y2 की जगह भाई कितना है, सॉरी y2 की जगह नहीं, y1 की जगह कितना है, 3। तो देखियो इधर वाले का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर वाले का इधर। y कोऑर्डिनेट की बात होगी तो y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट की बात होगी तो x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से, और अपॉन में m1 प्लस m2 की जगह k प्लस 1। तो ये देखो नीचे k प्लस 1 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो भाई 0 हो गया, क्लियर। -5k और प्लस का 3। अब 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, या 5k इधर ले लेते हैं, माइनस का है इधर 5k आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचा कितना, 3। तो k इज इक्वल टू 3/5। तो आपको बताया, देखिए k रेशियो 1 सपोज करेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी वही रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, इसलिए जो रेशियो जो है, रिक्वायर्ड रेशियो इज 3/5। ठीक है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएं। तो भाई फिर अब आपको x कोऑर्डिनेट भी रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू यहाँ से k का मल्टीप्लाई -2 से, 1 का मल्टीप्लाई 6 से, अपॉन में k प्लस 1, और फिर उसमें जो k की वैल्यू आई है 3/5 ये पुट कर देंगे, ठीक है। या रेशियो आ चुका है तो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 कर लिया। अब क्वेश्चन हम 29 देखेंगे जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क भी निकालना है और सेक्टर जो बन रहा है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। रेडियस कितनी है 21, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर ये 29 है, इसका अगर फिगर बना लेंगे तो और अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है O, और रेडियस यहाँ पर 21 है, ठीक है। ये A पॉइंट ले लिया, यहाँ कोई P पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया। तो OAPB क्या बन गया है, OAPB हमारे पास बन गया है सेक्टर। OAPB ये क्या है, ये सेक्टर है। और ये एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ओके। तो ये सब इसका ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो रेडियस देखिए, रेडियस यहाँ दी है 21 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा एंगल यहाँ पर कितना है, थीटा है 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कल का होता है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। थीटा की जगह रख दीजिए 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर के प्लेस पर 21 इंटू 21, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 21 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 6 6 जा, अब 7 से ये 21 कैंसिल कर देते हैं, 7 3 जा 21। क्या क्या आया हमारे पास अभी जो, अच्छा 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 2 जा 6, 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आया 11 बचा है, और क्या बचा है यहाँ पर, और बचा है 21। इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, 11 1 जा 11 का 1 आया, और 1 11 2 जा 22, और 1 23, 231 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ सेक्टर।
तो ये सेक्टर किस तरीके का है, ये माइनर सेक्टर है। अगर ऊपर वाले का मेजर सेक्टर का भी निकालना हो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसमें दूसरा पार्ट पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो आर्क लेंथ ये वाली है ए पी बी, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ ए पी बी। तो ये जब फाइंड करनी होती है तो फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू 2πr। क्यों? क्योंकि ये आर्क लेंथ क्या है भाई, सरकमफेरेंस का पार्ट है, तो 2πr साथ में मल्टीप्लाई रहेगा। और ये सेक्टर जो था ये सर्कल का जो एरिया है उसका पार्ट था, तो πr स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू πr स्क्वायर, और यहाँ थीटा अपान 360 इंटू 2πr। तो 60 अपान 360 और 2 पाई की जगह 22/7 और r के प्लेस पर 21। तो ये तो आया 6, और यहाँ पर 7 3 ज़ा 21, 3 से इसको 2 ज़ा 6, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर इज द आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो 29 क्लियर हुआ। क्या किया, थीटा दिया था, रेडियस दी थी, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा अपान 360 इंटू πr स्क्वायर लगा देंगे, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया है, थीटा अपान 360 इंटू 2πr। तो ये तो फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस फिगर में ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो सी बी साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया है। ओके, कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया गया है, ई पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए भाई, वीडियो थोड़ा सा क्लियर हो जाओ भाई। अच्छा, क्या हो रहा है भाई, क्लियरिटी भी जो है, अच्छा हाँ देखिए भाई, क्या थोड़ा सा इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, इन द गिवन फिगर ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी को प्रोड्यूस कर दिया गया, और आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ये वाला ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब इसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए डी परपेंडिकुलर है इस बी सी पर, ई एफ भी परपेंडिकुलर है ए सी पर। प्रूफ करना है कि ए बी डी ट्रायंगल किसके, ई और सी एफ इसके सिमिलर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेस भी हमारे पास अच्छा खासा है, तो इसे हम यहीं पर कर लेते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में जो हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। तो बताइए, ए बी के अपोजिट में जो एंगल है वो सी है, और ए सी साइड के अपोजिट में एंगल जो है वो ये बी है। तो ये बी और सी बराबर हो जाएंगे या नहीं, तो ये बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर आए, इसका रीज़न आप लिखेंगे, जब एंगल बराबर आते हैं तो आगे लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसका रीज़न हो जाएगा। तो अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं जो हमें सिमिलर दिखाने हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। तो फिगर से ही आप देख लीजिए भाई, ए बी डी में जो बी बन रहा है और बी पर इक्वल बन रहा है, और ई सी एफ में जो यहाँ बी पर सेकेंड वाला एंगल, और यहाँ सी पर जो ये दोनों इक्वल हैं। फिर ए बी डी में जो डी पर बन रहा है, ए बी डी में डी पर ये 90 बन रहा है, और ई सी एफ में इस वाले जगह पर यहाँ पर बन रहा है 90। तो लास्ट वाले दो मैच कर रहे हैं। ओके, पहले दो कर जाएं, लास्ट के दो कर जाएं, कोई से भी लगातार हमें इस तरीके से, मतलब करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डेंस अगर गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें पहले तो एंगल जो हमारे पास बी है, ए बी डी में बी, और ई सी एफ में एंगल सी, ये बराबर है। कहाँ से बराबर आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरा एंगल कौन सा, ए बी डी में जो डी पर बन रहा है, डी पर, तो डी पर ए डी बी बन रहा है, ऐसे लिख सकते हैं ए डी बी। और ई सी एफ में जो एफ पर बन रहा है, तो हम इसको ई एफ सी भी लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं इसे, EFC, या सिर्फ F लिख दें और यहाँ D लिख दें। ये कितना है, 90 डिग्री है। तो दो एंगल मिल गए, तो Y एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल ECF के। क्लियर है भाई, इतना आसान था, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो NCERT का बिल्कुल है, दिया हुआ है, आप देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। अब हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में देखिए HCF और LCM का पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, फिर से आ गया। HCF और LCM फाइंड करना है क्या, 26, 65 और 117 का, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन का ही यूज, क्यों, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो हट चुका है, वहाँ से हम HCF वैसे निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, हम इससे प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का आप फैक्टर करेंगे। तो देखिए 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 13, ओके। 65 का क्या होगा, 3 का, सॉरी 3 का नहीं, 5 से कैंसिल हो जाएगा 65, और 65 5 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये आ गया 5 इंटू 13। और फिर 117 का, तो 117 को जब आप करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं भाई ये तो कैंसिल होगा कितने से, तो इससे 3 से करते हैं इसको, 3 3 जा 9, और 3 3 जा 9 और 2 आया, 3 9 जा 27, 3 1 3 3 3 जा, तो ये आ गया भाई 13। फिर कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 13, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया है। अब इससे HCF निकालने के लिए, अभी पीछे हमने आपको बताया था, जब HCF फाइंड करते हैं तो जो भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, इसमें जो प्राइम फैक्टर हैं जो सभी में कॉमन हो, तो देखो पहले क्या, यहाँ 2 इसमें कॉमन है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 13 देखते हैं, 13 यहाँ है, यहाँ भी 13 प्राइम फैक्टर है जो कि सभी में कॉमन है, तो 13 लिखा हमने। अब अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या, 2 आया, 13 आया, 5 आया, 3 आया, 5 आया तो 5 सभी में कॉमन नहीं है, 3 आया तो 3 भी यहाँ है, इनमें सब में नहीं है। तो जो तीनों में हो तो वो कॉमन वाला लिखेंगे, और कॉमन की भी कौन सी पावर लिखनी होती है, स्मॉलेस्ट पावर, और फिर उनका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। और LCM जब निकालते हैं तो HCF तो 13 हो गया, LCM जब निकालते हैं तो जो भी प्राइम फैक्टर हैं, ईच प्राइम फैक्टर और उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं। तो जैसे 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, कॉमन से मतलब नहीं है, 2 प्राइम फैक्टर आया है इसमें, कि इनमें से जो जितने भी आए हैं, 2 आया, 13 आया, 5 आया और 3 आया, तो 2 की यहाँ सबसे बड़ी पावर तो 2 ही है सिर्फ, तो 2 लिख दिया। फिर 13 आया है, देखिए 13 की यहाँ सबसे बड़ी पावर यहाँ 1 ही है, तो 13 ही लिखा जाएगा। 5 भी यहाँ आया हुआ है, तो 5 की भी कोई बड़ी पावर तो है नहीं, सिंगल ही है 5। तो अब जो है इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 3 एक बचा है, तो 2 आया, 3 आया, 5 आया, 13 आया, और यहाँ सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो इन सब का प्रोडक्ट कर लेंगे। 2 का 5 से 10 हो जाएगा, और 13 3 जा 39 हो जाएगा। 39 का 10 से मल्टीप्लाई 390, तो ये आ चुका है हमारे पास LCM। अच्छा, 2 5 जा 10 हो गया, और 13 3 जा, देखते हैं एक बार और चेक करते हैं, कुछ छूटा तो नहीं हमसे भाई। क्या हो गया, ये 2 और 13 हो गया, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, और यहाँ पर 3 3 जा 9 9 और 9 13, हाँ 117, ठीक है। 13 HCF आ चुका है हमारा। LCM के लिए हमने 2 लिख लिया। अच्छा हाँ, एक मिस्टेक हो गई, देखिए ध्यान से, क्या हुआ, 3 जो आया था, 3 यहाँ 3 का स्क्वायर है भाई, 3 स्क्वायर इंटू 13, तो 3 की बड़ी पावर, ग्रेटेस्ट पावर 3 स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर एक 3 और अभी मेरा छूट गया था, तो ये मैंने एक तो 3 इसमें ले लिया था, एक 3 छूट गया था,
तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आया, 3 9 ज़ा 27 और 2 आया, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। तो ठीक है, 1170 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो ये कोई भी मिस्टेक हमें ऐसी नहीं करनी है कि ये देख लेना है जब एलसीएम निकालते हैं तो जो ईच प्राइम फैक्टर की लार्जेस्ट पावर और उनका प्रोडक्ट लिखते हैं, और जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर और प्रोडक्ट लिखते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर देखिए बी जो है √2 इरेशनल नंबर। तो √2 अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो एनसीईआरटी में दिया है √2 √3 ये सब, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा